हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल कंपटीशन वर्ल्ड। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रीवियस सीटीपी क्वेश्चन पेपर्स के बारे में। एंड आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होगी। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है? ऑप्शन ए प्रेरणा की सीमा, ऑप्शन बी विद्यालय का असहयोग, ऑप्शन सी शारीरिक सीमा और ऑप्शन डी ज्ञान की सीमा। आप भी जल्दी फटाफट गेस करें इसका सही आंसर कौन सा हो सकता है। अपने आप को आप खुद ही जज करें कितना आंसर आप सही कर पा रहे हैं। एंड यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी विद्यालय का असहयोग। और इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल कर लेंगे। सीखने की मात्रा तथा सीमा अथवा प्रयास के परस्पर संबंध को चित्रांकित करने पर जो वक्र रेखा प्राप्त होती है उसे अधिगम वक्र रेखा कहा जाता है। अधिगम वक्रों में कभी कभी देखा जाता है कि अधिगम वक्र का कुछ भाग अत्यंत कम उन्नति को प्रदर्शित करता है। नगण्य उन्नति को प्रदर्शित करने वाले इस प्रकार के भाग अधिगम के पठार कहलाते हैं। अधिगम पठार के कई कारण हो सकते हैं, जैसे अधिगमकर्ता की आवश्यकता, ध्यान, रुचि, उत्साह, वातावरणीय व्यवधान, थकान, मनोशारीरिक सीमा, प्रेरणा की कमी, ज्ञान की सीमा आदि। जबकि विद्यालय का असहयोग इसका कारण नहीं है। तो यहाँ पर हमने इसको डिटेल में देखा, आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ हम देखते हैं। अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। ये डेफिनेशन किसके द्वारा दी गई है? क्योंकि लर्निंग को अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने अपने अपने अकॉर्डिंग डिफाइन किया हुआ है। जो फेमस डेफिनेशंस हैं, जो बहुत ही पॉपुलर है, उसको आप ज़रूर याद रखें। कई बार इंटरव्यू में भी आपसे कोई फेमस जैसे लर्निंग या फिर पर्सनैलिटी के जो सबसे पॉपुलर डेफिनेशंस है वो पूछे जा सकते हैं। इंटरव्यू में भी आपको ये चीज़ फेस करना होगा, क्वेश्चन पेपर में भी आपको ये चीज़ फेस करना होगा। तो थोड़ा सा आपको याद भी यहाँ पर रखना होगा। तो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है या फिर ये जो डेफिनेशन है वो गेट्स के द्वारा दिया गया है। यहाँ पर इसको भी हम थोड़ा सा डिटेल कर लेते हैं। अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन होता है अकॉर्डिंग टू गेट्स एवं अन्य। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ हम देखते हैं। स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण मापन करता है व्यक्तित्व का, पढ़ने की दक्षता का, बुद्धि का एवं उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बुद्धि का। ये एक इंटेलिजेंस मेजरमेंट होता है। और इसको यहाँ पर हम थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण बुद्धि का मापन करता है। और इसको कब डेवलप किया गया? इसको 1905 में बीने ने अपने सहयोगी साइमन के साथ मिलकर आधुनिक प्रकार का सबसे पहला सफल बुद्धि परीक्षण तैयार किया था। इसलिए इसको स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया था? फ्रायड, युंग, मन एंड ऑलपोर्ट। तो यहाँ पर आपने सबने पढ़ा होगा, ये जो क्लासिफिकेशन है वो युंग के द्वारा दिया गया था। सबसे पहले युंग ने ही ये टर्म दिया और उसके बाद अलग अलग साइकोलॉजिस्ट के द्वारा उसको बांटा गया। यहाँ पर हम देख भी सकते हैं युंग के अनुसार सामाजिक अंतःक्रिया की दृष्टि से व्यक्तियों के व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा जा सकता है, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। उभयमुखी क्या होता है? जिसमें कि थोड़ी सी क्वालिटी अंतर्मुखी की होगी और थोड़ी सी क्वालिटी बहिर्मुखी की भी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं आर्थिक तत्व, सामाजिक परिवेशजन्य तत्व, शारीरिक तत्व, वंशानुगत तत्व। तो यहाँ पर बिल्कुल ये क्लियर आपने गेस कर भी लिया होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि बच्चे को सबसे ज़्यादा उसका परिवेश, उसका इन्वायरमेंट उसको सबसे ज़्यादा उसको प्रभावित करता है। एंड यहाँ पर इसको भी हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। सामाजिक विकास से तात्पर्य विकास की उस प्रक्रिया से है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने सामाजिक वातावरण के साथ अनुकूलन करता है, सामाजिक परिस्थितियों के अनुरूप अपनी आवश्यकताओं एवं रुचियों पर नियंत्रण करता है, दूसरों के प्रति अपने उत्तरदायित्व का अनुभव करता है तथा अन्य व्यक्तियों के साथ प्रभावपूर्ण ढंग से सामाजिक संबंध को स्थापित करता है। सामाजिक विकास के फलस्वरूप व्यक्ति समाज का एक मान्य, सहयोगी, उपयोगी तथा कुशल नागरिक बन जाता है। इस प्रकार सामाजिक परिवेशजन्य तत्व बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करता है। एंड जैसा कि वॉटसन का स्टेटमेंट आपको पता होगा कि वॉटसन ने बिहेवियर थ्योरी देने से पहले कहा था कि उनके पास एक ही
मतलब उनके पास कुछ बच्चे दे दिए जाएं, उनमें से वो अपने अकॉर्डिंग कुछ बच्चों को पुलिस, कुछ बच्चों को चोर, कुछ बच्चों को डॉक्टर भी वो बना देंगे। मतलब उनके कहने का मतलब था कि बच्चे के डेवलपमेंट पर जो डीएनए होता है उसका कोई भी रोल नहीं होता है। बच्चा अपने इन्वायरमेंट से सीखता है और बच्चे को सबसे ज़्यादा, बच्चे के डेवलपमेंट को उसका इन्वायरमेंट, उसका वातावरण ही उसको सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है? मानसिक विकास से भिन्नता का नियम, अनियमित विकास का नियम, द्रुतगामी विकास का नियम एवं कल्पना एवं संवेगात्मक विकास के संबंध में नियम। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब ऑप्शन नंबर बी, अनियमित विकास का नियम, ये कैसे होगा इसको यहाँ पर इसको समझने के लिए थोड़ा हम डिटेल देख लेते हैं इसका। एंड यहाँ पर हम देखते हैं, अन्य प्राणियों की अपेक्षा मनुष्य के शारीरिक विकास की गति धीमी तथा अनियमित होती है। शैशवावस्था में शारीरिक वृद्धि एवं परिवर्तन तीव्रतम गति से होता है। बाल्यावस्था में यह गति धीमी हो जाती है। किशोरावस्था में विकास तीव्रतम गति से होता है। शैशवावस्था एवं बाल्यावस्था में शारीरिक विकास सिर से पैर की ओर एवं निकट से दूर की ओर नियमानुसार ये होता है। ये क्वेश्चन नेट के एग्जाम में आ चुका है, इसको ध्यान में रखें, क्योंकि यहाँ पर ये जो क्वेश्चंस हैं, ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, वो किसी ना किसी एग्ज़ाम में आए हुए ही क्वेश्चन है। साइकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए हुए ही क्वेश्चंस हैं, इसको मैंने इंक्लूड किया हुआ है। इसकी प्रैक्टिस से क्या होगा कि यहाँ पर ऑलमोस्ट आपके टॉपिक्स यहाँ पर कवर हो रहा है। जैसे कि रेगुलर वीडियोस में अभी हमने लर्निंग नहीं पढ़ी हुई है, परसेप्शन नहीं पढ़ा हुआ है, अभी हम 3rd यूनिट में चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है कि इस तरह के क्वेश्चंस, मल्टीपल क्वेश्चंस को देखने से आपका ध्यान उस तरफ भी जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? ये डेवलपमेंटल यूनिट, जो यूनिट 9 है आपका, वहाँ से ये क्वेश्चन लिया गया है। निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत, परस्पर विकास का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। अब इसको हम थोड़ा सा डिटेल कर लेते हैं। निरंतर विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत, वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया का सिद्धांत, परिमार्जिता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, मस्तिष्काधोमुखी का सिद्धांत, केंद्र से निकट दूर का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट प्रक्रियाओं का सिद्धांत, व्यक्तिगतता का सिद्धांत, विकास क्रम का सिद्धांत आदि विकास के सिद्धांत हैं। जबकि अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत अधिगम से रिलेटेड है। तो इसको आप वीडियो को पॉज करके नोट करते चले जाएं, तो वहाँ पर आपका एक प्रॉपर आपका एक शॉर्ट नोट्स तैयार होता चला जाएगा, जिसमें कि आप इसको 2 साइड में करके लिख सकते हैं। जैसे डेवलपमेंटल थ्योरी, ये सारी इतने सारे यहाँ पर 10-12 थ्योरीज का नाम दिया हुआ है, ये सभी डेवलपमेंट से रिलेटेड है। और ये जो क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से विकास का सिद्धांत कौन नहीं है, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, ये जो है वो लर्निंग से रिलेटेड है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। ऑलरेडी आपने ये वाली थ्योरी पढ़ रखी होगी, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, आपने ग्रेजुएशन में भी, मास्टर्स में भी, लर्निंग में आपने ये थ्योरी पढ़ी होगी। थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान दें तो आंसर आपको खुद ब खुद ही दिख जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी नेट के एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। ये कथन किसके द्वारा दिया गया है? गेसेल, हर्लॉक, मेरेडिथ एंड डगलस और होलैंड। फटाफट गेस करें, मैं बता देती हूँ। ये जो स्टेटमेंट है वो हर्लॉक के द्वारा दिया गया है। और इन्होंने क्या बतलाया है? इन्होंने बतलाया हुआ है, हर्लॉक ने बालक की विकास को परिभाषित करते हुए लिखा हुआ है, विकास की प्रक्रिया बालक की गर्भावस्था से उसकी मृत्यु तक एक क्रम में चलती रहती है। ये बिल्कुल नोट कर लें, अंडरलाइन कर लें। एंड ये भी एग्ज़ाम में, प्रीवियस पेपर में, नेट के एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन आ चुका है, और भी अलग अलग साइकोलॉजिकल एग्ज़ाम में भी, साइकोलॉजी से रिलेटेड पेपर्स में भी ये क्वेश्चंस आ चुके हैं। तथा प्रत्येक अवस्था का प्रभाव दूसरी अवस्था पर पड़ता है और इनके अनुसार विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति की नई नई विशेषताएं और नई नई योग्यताएं प्रकट होती हैं। ये आपके जो शॉर्ट नोट्स बनते चले जाएंगे, इनको आप अलग से बना कर रखें और
कोशिश करें कि रोज़ एक बार आप इसको रिवाइज़ कर लें। तो इससे क्या है कि जैसे ही एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा वैसे ही आप उसको कैच करके और उसका आंसर आप कर सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया हुआ है? ड्राइवर, मैकडूगल, थॉर्नडाइक एंड वुडवर्थ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि मूल प्रवृत्तियों के फ्रायड ने इसके 2 प्रकार बतलाए हुए हैं। पढ़ा होगा आपने, मैंने वीडियो भी अपलोड किया हुआ है फ्रायड की थ्योरी का। ये मूल प्रवृत्तियों के 14 प्रकार बतलाए गए हैं। वो किसके द्वारा बतलाया गया है? ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों के इंसिस्ट के इन्होंने 14 अलग अलग टाइप्स बतलाए हुए हैं। और इसको थोड़ा सा हम डिटेल में देख लेते हैं। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति परंपरागत या जन्मजात मनोशारीरिक प्रवृत्ति होती है जो प्राणी को किसी विशेष वस्तु को देखने उसके प्रति ध्यान देने, उसे देखकर एक खास प्रकार की संवेगात्मक उत्तेजना का अनुभव करने और उससे संबंधित एक विशेष ढंग से कार्य करने या ऐसा करने की प्रबल इच्छा का अनुभव करने के लिए बाध्य करती है। मैकडूगल ने मूल प्रवृत्तियों का वर्गीकरण मौलिक और सर्वमान्य है, मतलब इसको सब और भी साइकोलॉजिस्ट के द्वारा इसको स्वीकृति दी गई है और मैकडूगल का ये वर्गीकरण मौलिक है, इन्होंने खुद ही दिया हुआ है। इन्होंने निश्चित शारीरिक क्रियाओं के आधार पर 14 मूल प्रवृत्तियों की सूची दी है और प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंध एक संवेग को भी इन्होंने बतलाया है। मतलब इन्होंने 14 मूल प्रवृत्तियों के साथ साथ 14 तरह के संवेग के बारे में भी बतलाया हुआ है। क्योंकि यहाँ पर वो कौन कौन सी मूल प्रवृत्तियाँ हैं जो कि मैकडूगल के द्वारा बतलाई गई हैं उसको यहाँ पर नहीं लिखा गया है। अब आपका काम यहाँ पर क्या होता है, इसको आप अलग से नोट करें, मैकडूगल की 14 मूल प्रवृत्तियाँ। इसके बाद में वीडियो को कंप्लीट करने के बाद, देखने के बाद में आप गूगल सर्च करें और अपने नोट्स को थोड़ा सा डेवलप करते जाएं। आप गूगल सर्च करें, वहाँ पर गूगल पर आपको ये मिल जाएगा कि कौन कौन से अलग अलग 14 प्रकार हैं, 14 टाइप्स हैं, उसको आप अलग से लेकर के लिख लें। कई बार मैच कराने वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं या फिर उसमें से 2-4 कोडिंग वाले क्वेश्चंस में भी आ सकता है। इसमें से 5-6 आपको ऑप्शन में दे दे, 2-3 और अलग से दे दे और आपको कोडिंग करना हो कि इनमें से मैकडूगल द्वारा बतलाया गया कौन कौन सा क्लासिफिकेशन इनमें से है। अब आप कोडिंग में अगर आपको पता है तो फटाफट आप वहाँ पर आंसर को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया है? डम्बिल के द्वारा, रॉस के द्वारा, मन का या फिर मैकडूगल का? अब यहाँ पर एक चीज़ और आपको करना है कि यहाँ पर ये बार बार एक और नाम आ रहा है, ये MAAN। इनके बारे में आपको गूगल करना है और इनके बारे में उन्होंने क्या थ्योरी दिया है, किस चीज़ पर इनकी थ्योरी बेस्ड रही है, कौन सा पॉपुलर टर्म रहा है इनकी थ्योरी में, उस सब को आप अलग से लिखते चले जाएं। एक अलग से आपका यहाँ पर भी एक नोटबुक आपका बन जाएगा। तो इस तरह से आप जो भी चीज़ें पढ़ें सिर्फ यहीं तक आप लिमिटेड नहीं रहें। मैं बार बार कहती हूँ, आपने अभी तक जो पढ़ा है टाइम से आप उसको डेवलप भी करते रहें। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डम्बिल। ये डम्बिल के द्वारा डम्बिल ने ये अटेंशन के बारे में इसको डिफाइन किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, बहुअनुक्रिया का नियम, प्रभाव का नियम। ये क्वेश्चन बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है NTA का भी और अलग अलग साइकोलॉजिकल एग्ज़ाम का भी। और यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है बहुअनुक्रिया का नियम। इसको सेकेंडरी में रखा गया है। बाकी तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम ये प्राथमिक नियम में बतलाया गया है थॉर्नडाइक के द्वारा। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? थॉर्नडाइक, स्पीयरमैन, वर्नन एंड स्टर्न। तो द राइट आंसर इज स्पीयरमैन। स्पीयरमैन ने बुद्धि के 2 कारक सिद्धांत का संप्रत्यय दिया, जनरल फैक्टर और स्पेशल फैक्टर। इसके बारे में हम यहाँ थोड़ा सा ब्रीफ कर लेते हैं। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन अंग्रेज मनोवैज्ञानिक स्पीयरमैन ने 1904 में किया था। इनके अनुसार बुद्धि 2 कारकों से मिलकर बनी है, सामान्य बुद्धि, सामान्य योग्यता कारक G फैक्टर एंड विशिष्ट योग्यता कारक S फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, थॉर्नडाइक,
सीखने का क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत BF स्किनर, सीखने का क्लासिकल सिद्धांत पेवलोव एंड सीखने का समग्र सिद्धांत हल। यहाँ पर हम देखते हैं कि ऑप्शन डी वाला पेयर यहाँ पर रॉन्ग है, बाकी ये सारे पेयर यहाँ पर करेक्ट दिए गए हैं। एंड यहाँ हम देखते हैं कि सीखने के समग्र सिद्धांत को अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत भी कहते हैं और इस सिद्धांत का प्रतिपादन गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों वुल्फगैंग कोहलर तथा कर्ट कोफ्का के द्वारा किया गया, और जबकि हल ने सीखने के प्रबलन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किनका नाम सृजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? क्रो एंड क्रो, कार्ल्टन, रॉस, वुडवर्थ। यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गाल्टन। एंड इनके बारे में हम यहाँ थोड़ा सा डिटेल कर लेते हैं। गाल्टन को सृजनन शास्त्र का पिता माना जाता है। सृजनन विज्ञान व्यवहारिक वंशानुक्रम की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वंशानुक्रम के सिद्धांतों की सहायता से भावी पीढ़ियों को वंशानुक्रम में प्राप्त होने वाले लक्षणों को नियंत्रित किया जाता है, जिससे मानव जाति की नस्ल में सुधार हो सके। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है। ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है? क्रेसमर, युंग, कैनन एंड स्प्रेंजर। तो यहाँ पर एनटीए ने किसी भी आंसर को यहाँ पर करेक्ट नहीं माना है एंड यहाँ पर ये स्टार बना हुआ है। एंड इन्होंने ग्रंथियों के आधार पर क्रेसमर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा क्रेसमर के द्वारा की गई है। क्रेसमर ने अपनी पुस्तक साइक एंड कैरेक्टर में शरीर रचना के आधार पर व्यक्तित्व के 3 प्रकार बतलाए हैं: लंबकाय, एस्थेनिक, सुडौलकाय एंड क्रिस्काय। यहाँ पर इनके ये सिद्धांत बतलाए गए हैं। और स्प्रेंजर ने समाज शास्त्रीय आधार पर व्यक्तित्व के 6 प्रकार बतलाए हैं: सैद्धांतिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और कलात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए कोल एंड प्रोस का, ऑप्शन बी ड्रेवहल का, गिहान का, क्रो एंड क्रो का। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्रो एंड क्रो का। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, पूर्व किशोरावस्था एंड मध्य किशोरावस्था। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, पूर्व किशोरावस्था, जो कि 12 साल से लेकर 14 साल तक की होती है। एंड इस अवस्था में शारीरिक और मानसिक स्वतंत्रता की प्रबल भावना पाई जाती है। अतः यदि उस पर किसी प्रकार का प्रतिबंध लगाया जाता हो तो उनमें विद्रोह की ज्वाला फूट पड़ती है। कोलेसनिक का कथन है, किशोर प्रौढ़ों को अपने मार्ग में बाधा समझते हैं जो उसे अपनी स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त करने से रोकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है तो वह कहलाती है सीखने का वक्र, सीखने का पठार, स्मृति और अवधान। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सीखने का पठार, जबकि कोई भी उन्नति नहीं होती है। एंड यहाँ हम इसको देख लेते हैं। सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती तो वह सीखने का पठार कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र है मानसिक आयु इंटू वास्तविक आयु, वास्तविक आयु बाय मानसिक आयु, मानसिक आयु बाय वास्तविक आयु इंटू 100 एंड वास्तविक आयु प्लस मानसिक आयु। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मानसिक आयु बाय वास्तविक आयु इंटू 100। एंड इसको स्टर्न तथा कोहलमैन ने 1912 में बुद्धि लब्धि, जिसे संक्षेप में आईक्यू कहते हैं, का प्रतिपादन किया था। टर्मैन ने मानसिक आयु और वास्तविक आयु के अनुपात में 100 से गुना करके बुद्धि लब्धि संप्रत्यय को विकसित किया था। तो इसमें 2-3 पॉइंट्स आपके बन रहे हैं। पहला तो बुद्धि लब्धि आईक्यू का यहाँ फॉर्मूला बन रहा है। दूसरा कि टर्मैन के द्वारा आईक्यू का फॉर्मूला दिया गया। और थर्ड पॉइंट आपका है कि स्टर्न और कोहलमैन ने 1912 में बुद्धि लब्धि का संप्रत्यय दिया, बुद्धि लब्धि के बारे में उन्होंने बतलाया। तो इसको आप 1 बाय 1 सेपरेटली नोट करते चलें।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने में प्रयास तथा भूल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? कोहलर, पैवलव, थॉर्नडाइक एंड गेस्टाल्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, थॉर्नडाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं 22, 23, 24, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, 23 जोड़े होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, कोहलर निम्न में से किससे संबंधित हैं? अभिप्रेरणा का सिद्धांत, विकास का सिद्धांत, व्यक्तित्व का सिद्धांत और अधिगम का सिद्धांत। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोहलर ने अधिगम का सिद्धांत दिया हुआ है और इन्होंने इनसाइट थ्योरी दी है। इसको थोड़ा सा यहाँ डिटेल कर लेते हैं। कोहलर अधिगम के सिद्धांत से संबंधित हैं। इनके सीखने अधिगम के सिद्धांत को गेस्टाल्ट अधिगम सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि कोहलर एक गेस्टाल्टवादी थे। इस सिद्धांत को ही पूर्णाकार सिद्धांत, समग्र सिद्धांत, पूर्णाकृति सिद्धांत, अंतर्दृष्टि सिद्धांत या सूझ सिद्धांत आदि नामों से जाना जाता है और इन्होंने अपना प्रयोग सुल्तान नाम के चिंपैंजी पर किया था। तो यहाँ पर 3-4 पॉइंट्स आपको नोट करने हैं। पहला ये कि ये थ्योरी कोहलर अधिगम के सिद्धांत से संबंधित हैं, इनके द्वारा इनसाइट थ्योरी दी गई। इस थ्योरी को पूर्णाकृति सिद्धांत, समग्र सिद्धांत, पूर्णाकार सिद्धांत भी कहते हैं। इस थ्योरी को गेस्टाल्ट अधिगम सिद्धांत भी कहते हैं। कोहलर गेस्टाल्टवादी थे और इन्होंने अपना प्रयोग सुल्तान नाम के चिंपैंजी पर किया था। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में, इसको आप पॉइंट वाइज नोट कर लें। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? हल, थॉर्नडाइक, हेटार्गी या स्कीनर? तो करेक्ट आंसर इज स्कीनर। स्कीनर के द्वारा ऑपरेंट कंडीशनिंग का थ्योरी दिया गया। नेक्स्ट है, बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे? कैटल, थॉर्नडाइक, वर्नन एंड स्कीनर। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कैटल। और इसको थोड़ा सा डिटेल कर लेते हैं। बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान का प्रतिपादन R.B. कैटल के द्वारा किया गया। कैटल के अनुसार बुद्धि के 2 महत्वपूर्ण तत्व क्रमशः तरल बुद्धि और ठोस बुद्धि हैं। तरल बुद्धि को तर्क के आधार पर नवीन समस्याओं को हल करने की योग्यता के रूप में तथा ठोस बुद्धि को शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अनुभव पर आधारित योग्यता के रूप में परिकल्पित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है? समझ, अनुप्रयोग, सृजनात्मकता एवं समस्या समाधान। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रिएटिविटी। एंड इसी को ब्रेन स्ट्रोमिंग भी कहा जाता है। शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग सृजनात्मकता में सुधार लाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित हैं? सामाजिक बुद्धि, संवेगात्मक बुद्धि, आध्यात्मिक बुद्धि और सामान्य बुद्धि। तो द करेक्ट आंसर इज संवेगात्मक बुद्धि। यहाँ इसको डिटेल कर लेते हैं। संवेगात्मक बुद्धि यानी EQ या EI स्वयं की एवं दूसरों की भावनाओं अथवा संवेगों को समझने, व्यक्त करने और नियंत्रित करने की योग्यता है। डेनियल गोलमैन ने संवेगात्मक बुद्धि नामक पुस्तक लिखकर इस ओर सभी का ध्यान आकर्षित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्न में से कौन बाकी से भिन्न है? अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, समान अवयवों का सिद्धांत, ड्राइव रिडक्शन का सिद्धांत और समानवीकरण का सिद्धांत। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये ऑल थ्योरीज यहाँ पर लर्निंग से मिलती जुलती है, लेकिन ड्राइव रिडक्शन थ्योरी जो है वो मोटिवेशन से लिया गया है, इसलिए ये यहाँ पर बाकी से अलग है। और इसको यहाँ थोड़ा सा डिटेल कर लेते हैं। अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, समान अवयवों का सिद्धांत और समानवीकरण का सिद्धांत, ये सभी अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत हैं, जबकि ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत अधिगम का सिद्धांत है और जिसका प्रतिपादन क्लार्क एल हल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग और विश्लेषण। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर
ए ज्ञान। संज्ञानात्मक संप्रांति ज्ञान और बौद्धिक कौशल को शामिल करता है। संज्ञानात्मक संप्रति क्रमशः 6 चरणों में होता है: ज्ञान, समझ, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। और लास्ट क्वेश्चन है, वह एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है मोटर बाइक चलाना सीख रहा है। यह उदाहरण होगा क्षैतिज अधिगम अंतरण का, ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का, द्विपार्श्विक अधिगम अंतरण का और कोई भी अधिगम अंतरण का नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का, क्योंकि यहाँ पर बाइक चलाना साइकिल चलाने से ही रिलेटेड है। और यहाँ हम देखते हैं कि जब किसी परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, अनुभव, प्रशिक्षण का उपयोग प्राणी द्वारा किसी अन्य भिन्न प्रकार की अथवा उच्च स्तरीय परिस्थिति के अध्ययन में किया जाता है तो इसे सीखने का ऊर्ध्व अंतरण कहा जाता है। तो यहाँ पर ये 30 क्वेश्चन CDP के कंप्लीट होते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आने वाले दिनों में आपको PGT से के भी प्रीवियस पेपर यहाँ पर दिए जाएंगे। एंड आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड्स।